क्लास। तो कल हमने पढ़ा लिस्ट द मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस। अब बेटा एक इन्होंने फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में हमें दिया था, अब की बार फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा तो एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या लिखा है, व्हाट इज द की टू द डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन। यहाँ की का मतलब क्या हो गया, मेन बेटा पॉइंट, मेन जिसको बोलना चाहिए ना फैक्टर। तो फैक्ट्री लोकेशन के लिए की फैक्टर क्या होता है, मेन पॉइंट क्या होता है। ये तो तुमने 6 पॉइंट्स लिख दिए, पर अगर एक आपको वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो हमने बोला द की टू द डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। जहां सबसे कम कॉस्ट होगी वो हमारा बेटा मेन फैक्टर होता है, हम फैक्ट्री वहीं पे लगा लेते हैं। तो लीस्ट कॉस्ट को हमने हाईलाइट किया है और लीस्ट कॉस्ट को हम अपने दिमाग में भी रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने बोला है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके आगे आप सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखो, ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसमें इन्होंने बोला है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जहां इंडस्ट्रीज होती हैं वहां बेटा सिटीज बस जाते हैं, और जहां सिटीज होते हैं इंडस्ट्रीज वहीं लगती हैं। तो इंडस्ट्रीज और सिटीज एक साथ चलते हैं। अर्बनाइजेशन होने का मतलब होता है एस्टेब्लिशिंग ऑफ द सिटीज। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। फॉलोज का मतलब कम्स बिहाइंड। तो जहां इंडस्ट्री लगती है, जहां इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहां पर बेटा हमारा सिटीज बनने शुरू हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन फॉलोज, अर्बनाइजेशन कम्स बिहाइंड। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर सिटीज, और कई बार हम इंडस्ट्रीज लगाते ही वहां है जहां शहर हो। इन दिस वे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन। तो अब आपको समझ में आ गया, दोनों चीजें हो गई। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज, और उसके बाद हमने बोला समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, और फिर हमने बोला इन दिस वे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब बेटा इंडस्ट्री आपने शहर में लगाई तो जो आपकी इंडस्ट्रीज का सामान है वो शहर वाले कंज्यूम कर लेते हैं। तो सिटीज प्रोवाइड मार्केट्स फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सिटीज आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडस्ट्री। और बेटा सिटीज में बैंक्स होते हैं, बाकी बेटा बिजनेसमैन होते हैं, तो इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाता है। तो आपने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में हमारे 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स हैं कि इंडस्ट्रीज को सिटी से फायदा होता है, और बेटा हमारे 2 पॉइंट्स ऐसे हो गए जिसमें हमने लिखा है कि सिटीज को इंडस्ट्रीज को सिटीज से फायदा हो रहा है। तो हमने पहले लिखा आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन आ जाता है, एक पॉइंट। तो बेटा इंडस्ट्री लगेगी उसके पीछे पीछे सिटीज बनेंगे, ये एक ही पॉइंट। अब सिटीज को कितना फायदा होता है वो देखो जरा इंडस्ट्रीज से। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। Cities provide markets for industrial goods and cities also provide services to industries, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। इसलिए thus we can say in this way industrialization and urbanization go hand in hand। कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क किया है, दैट इज ऑल। मैम आप ये एनसीईआरटी से करा रहे हो? नहीं, मैंने नोट्स भेजे हैं बेटा।
मैम वही वाले क्वेश्चन आंसर वाले। आप क्वेश्चन आंसर से ही करोगे, आप नोट्स में से ही करोगे, एनसीईआरटी फिर आप बाद में पढ़ लेना। ओके। जो मैंने आज सेकंड पीडीएफ भेजा है, आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 2 भेजा है, वो ओपन करो एंड देन वी विल टेक इट। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? इसके आगे लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में आएगा, ये 2 मार्क्स में आएगा, कैसे भी आ जाएगा। व्हाट आर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? अब बेटा आप ये सोचो जरा, जब हमने ये आपको पहला हमने आंसर कौन सा पढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, वो हैंड इन हैंड, उसी से रिलेटेड है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होती। तो बेटा इसमें कहने का मतलब ये हो जाता है, जब किसी एक पर्टिकुलर शहर में, जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक इंडस्ट्री आई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आ जाती हैं, और बेटा जो बेनिफिट मिलता है उस एरिया को, उसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। जैसे हमारे देश में कितने सारी बेटा जगह ऐसी है, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, आज जो मुंबई है बेटा, फिर वो नवी मुंबई, तो ये क्या हुआ, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। इतनी सारी, एक इंडस्ट्री फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, तो इतने सारी आ गई, पूरे एरिया को बेनिफिट मिल जाता। What are agglomeration economies? First point, many industries come together to make use of the advantages offered by the cities. तो इस शहर में बेनिफिट मिल रहा है, so many of the industries will come. बेटा these are known as agglomeration economies. Slowly, धीरे धीरे वही जगह जो होती है, a large industrial agglomeration takes place. और बेटा वो एक बड़ा सा शहर बन जाता है, इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन वहां हो जाता है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां लग जाती है। एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ ही लिया, इट कैन बी गुड़गांव, इट कैन बी बेटा ग्रेटर नोएडा, इट कैन बी मुंबई, नवी मुंबई एंड ऑल दैट। अच्छा, अब आपने नोट्स में देखा, हमने लिखा है मेनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द सिटीज। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अर्बन सेंटर्स, तो ये अर्बन सेंटर्स का वर्ड इन्होंने सिटीज के लिए ही यूज किया था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इसको याद करने में, इसलिए मैंने उसकी जगह सिटीज लिख दिया। तो आप इसको सिटीज की तरह याद कर लो, पर आपको पता होना चाहिए अर्बन सेंटर का मतलब होता है सिटीज। छोटा सा आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार इंपॉर्टेंट मार्क कराया, इसको तैयार कर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अगेन यू विल राइट डाउन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाए, इसके आने के चांसेस तो 5% है, पर अलग अलग बेटा ये बहुत आते हैं, 2 मार्क्स में आ जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान, और एमसीक्यूज में भी आएंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ये बेटा 5 मार्क्स का आएगा जिसके आने के चांसेस कम है, पर ये 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का खूब आराम से। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गिव द बेसिस ऑन विच इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, और इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन के साथ उनकी बेटा जो डेफिनेशंस है वो भी हम समझ रहे हैं। बाकी जो कुछ बचेगा तो फिर वो बाकी आंसर्स में हो जाएगा, अदरवाइज यहां जितना नेसेसरी था वो पूरी इंफॉर्मेशन हमने लिखी हुई है। तो बेटा पहला हमने बोला इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। बेटा टोटल 5 तरीके से हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। मैम इसका क्या मतलब हुआ, तो जरा इसका मतलब समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हें आसान हो जाएगा। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, अब अगर हम बच्चों का क्लासिफिकेशन करें, बच्चे तो बच्चे ही हैं,
अब हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो कितने अलग अलग तरीके से करते हैं हम बेटा। लेट सपोज हमारे मेरठ में जो बच्चे हैं उनको क्लासिफाई करो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बना लेंगे। तो जैसे हम बच्चों को क्लासिफाई करेंगे बेटा, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर स्कूल, एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हो गया। एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया बेटा स्कूल्स कौन कौन से हैं। तो बेटा प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, और बेटा साथ में हमने कर लिया कॉन्वेंट्स। फिर बेटा हमने बोला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया। फिर बेटा हमने बोला मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए। तो हमारे देश में जितनी इंडस्ट्रीज हैं हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, ऑन 5 बेसिस। तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस के हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज क्लासिफाई होंगी। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, और हमने अंडरलाइन कर दिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये हमें नाम दे देंगे और बोलेंगे ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल यूज करती है, जिससे वो सामान बनाती है, उसके बेसिस पे 2 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो एग्रीकल्चर से सामान आएगा वो रॉ मटेरियल यूज करके सामान बनाएंगे, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होंगी जो मिनरल्स आएंगे उसको बेटा यूटिलाइज करके तब बनाएंगे। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, पहला हो गया एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड पे हमने क्या लिखा है, दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे टेक्सटाइल्स, एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा। तो कपड़ा कहां से बनता है, कॉटन। तो कॉटन कहां ग्रो होती है, एग्रीकल्चर। और दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड, दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज, आर था ना, दूसरा वाला भी आर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल। टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। Basic industries are those industries that provide infrastructure to the country, or consumer industry that are directly consumed by the people. इसके एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, ये वैसे भी नहीं पूछेंगे, ये तो मैं वैसे ही बता रही हूँ तुम्हें, तो तुम आराम से बस याद कर लो कि अच्छा ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई, बिस्किट्स इंडस्ट्री कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। तो बेटा रोल के हिसाब से हो गया, पहला हो गया रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। दूसरा हो गया बेटा रोल के हिसाब से बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत ही ज्यादा बेटा ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, हर तरीके से पूछने वाला, एवरी, जैसे बोलते हैं कैटेगरी में ये क्वेश्चन फॉल कर सकता है, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, किसी में। ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा आप लगाओगे इंडस्ट्री में उसके बेसिस पे। 2 तरीके की इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। कम बेटा इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल। मैम ये तो बहुत आसान है, आसान नहीं है, फिगर याद करो। इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, वो स्मॉल स्केल होगा। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज, लार्ज स्केल। तो बेटा 1 करोड़ रुपीज से कम इन्वेस्टमेंट वाली है प्लास्टिक इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, और 1 करोड़ से ज्यादा वाली हो गई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो पहला आपने याद किया ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, जिसमें बेटा एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड।
फिर आपने दूसरा किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। थर्ड आपने बेटा याद किया ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। अब आप आ जाओ फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्री का मालिक कौन है उसके बेसिस पे। फोर्थ, टोटल 5 हो गए हमारे, तो अब हम फोर्थ पे पहुंच गए। तो बेटा फोर्थ नंबर पे हमने 4 ही कैटेगरीज करी है। हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एक तो बेटा प्राइवेट, एक गवर्नमेंट, एक बेटा कोऑपरेटिव, सारे लोग मिलके यूज कर रहे हैं, और एक जॉइंट, जॉइंट मतलब पब्लिक भी और प्राइवेट। तो हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सबसे पहले है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर कौन सी होती है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। ओन्ड बाय, उनका बेटा जो पोजीशन है वो भी गवर्नमेंट के पास एंड ऑपरेशन भी गवर्नमेंट के पास। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, एग्जांपल BHEL, SAIL। अब बेटा हम आ जाओ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे बोलते हैं ना टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो कोई एक नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल टिस्को, बजाज, डाबर इंडस्ट्रीज, रिलायंस, किसी का भी नाम है। जॉइंट सेक्टर, जॉइंटली ऑपरेटेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और बेटा कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्रीज होती है बेटा, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और बोथ। सारे लोग, जितने लोग उसमें काम करेंगे वो ही यूज करेंगे। So cooperatives are owned and operated by producers, workers, suppliers, etc. So they will put their money into that, they will work together, they will divide the profit or the loss. That is cooperative. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 9th क्वेश्चन के लिए ही मैं बोल रही हूँ, एक एक को नहीं बोल रही हूँ कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 9th क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और कोऑपरेटिव वाला तो अलग से भी पूछते हैं ये। दे पूल इन रिसोर्सेस, तो मनी एंड क्रेडिट में जैसे तुमने पढ़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये वही वाली देखो, तो बेटा बड़ा फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, हमने पढ़ा दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा। दे पूल ऑन देयर रिसोर्सेज, ये अपने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं। दे शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। मैम ये दे शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इतना ही लिख दे तो काम चल जाएगा क्या? प्रोपोर्शनेटली का क्या मतलब हुआ? देखो बेटा इसका मतलब समझ लो। प्रोपोर्शनेटली का मतलब, अगर सब लोगों ने मिलके कोई इंडस्ट्री लगाई है, जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसका प्रॉफिट और लॉस भी ज्यादा, जिसने कम पैसा लगाया है उसका प्रॉफिट और लॉस भी कम। तो बेटा ये होता है प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में आपने इन्वेस्ट किया उस प्रपोर्शन में आपको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, इसलिए ये प्रपोर्शनेटली वर्ड लिखा है। और मैथ्स में तुम बचपन से करते आ रहे हो रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो वो ही स्पेलिंग है प्रपोर्शन प्रपोर्शनेटली। एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, अमूल इंडस्ट्री इन गुजरात। ये कोऑपरेटिव वाला भी अच्छी तरीके से कर लेना, एग्जाम्पल पूछ लेंगे कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। और लास्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। जितना आपका रॉ मटेरियल यूज होता है और बेटा आपके फिनिश्ड गुड्स तैयार होके बाहर निकलते हैं, उनका वेट और उनका बेटा क्या क्वांटिटी है, उसके बेसिस पे दो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि होती हैं हैवी वेट इंडस्ट्रीज एंड लाइट वेट इंडस्ट्रीज। तो अगर जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो इतना भारी है, और जो रॉ मटेरियल यूज होता है बेटा वो बहुत सारा है। अब सोच करके देखो बेटा, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो कितना हैवी और कितना सारा है, और एक फोन बन रहा है।
तो हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ बल्क, बल्क का मतलब क्वांटिटी एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, हेवी इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो बेटा 5 हो गए, रॉ मटेरियल्स यूज्ड, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। मैं रिवाइज इसलिए कराती जाती हूँ कि पढ़ते पढ़ते ही आधी चीजें तो याद हो जानी चाहिए। ऑन देयर रोल्स बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। थर्ड में बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो फिर हमने उसमें पढ़ा स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। फिर बेटा हम और आगे चले गए तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर, बेटा पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। और कोऑपरेटिव में तो हमने 3-4 पॉइंट्स पढ़े। और फिर हम लास्ट में आ गए ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी हैव डन विद दैट। क्वेश्चन नंबर 10th पे आओ बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का रोल बताओ। मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रही, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है नहीं। तो इसको आप पढ़ लो, अच्छी तरीके से पढ़ते जाओ। बस मार्च में जब अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करोगे उस समय इसको ओमिट कर देना। तब तक जितनी इसमें से नॉलेज मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो सफिशिएंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। बेटा द मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल्स इंडस्ट्री। तो बेटा इंडस्ट्री का नाम देकर के भी ये पूछ लेते हैं कौन से टाइप की इंडस्ट्री है। तो आपको अगर नाम समझ आ गए हैं देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। अब शुगर इंडस्ट्री जो है वो शुगर केन से बनती है, तो एग्रो बेस्ड ही तो हो गई बेटा। दे ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, और बेटा इट गिव्स बूस्ट टू एग्रीकल्चर। Development of these industries has helped agriculturalists in increasing their production. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बढ़ी तो फार्मर्स का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। द फार्मर्स आर डूइंग कमर्शियल फार्मिंग, अब बेटा बिजनेस के लिए फार्मिंग कर रहे हैं फार्मर्स भी। कमर्शियल मतलब फॉर बिजनेस। दे प्रोड्यूस हाई वैल्यू क्रॉप्स फॉर इंडस्ट्रीज, और वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यूएबल है, बिकॉज दे गेट गुड मनी। This help in improving economic condition of farming. And beta, they support the growth of other industries as packaging industries, engineering works industry, etc. So beta, which industry gives boost to the farmers income? तो फिर आप बोलोगे एग्रो बेस्ड। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ लिया, इसको रिवाइज करने की बार बार जरूरत नहीं, हाँ पढ़ जरूर ले। एंड what I tell you is this, that the notes which I am sharing with you, उसका बेटा हार्ड कॉपी जरूर से निकाल लेना, तो वो ज्यादा आपको आसान हो जाएगा। ऐसा सॉफ्ट कॉपी से तो नहीं आप ठीक से रजिस्टर हो पाएगा माइंड। बेटा क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया का क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराऊंगी, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी। वो पॉइंट्स जो हैं बेटा वो ये लोग 1 मार्क का या एमसीक्यूज में पूछ लेते। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको एज सच नहीं याद करने। क्वेश्चन 10th में तो मैंने वैसे भी नहीं आपको कोई पॉइंट भी नहीं बताया, 11th में मैं बता रही। तो आज का जो पीडीएफ है उसमें हमारा क्वेश्चन बेटा जो 8th था, एग्लोमेरेशन ऑफ इकोनॉमीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। फिर 10th नहीं है, 11th हम भी रीड कर रहे हैं, बस उसके पॉइंट्स मार्क करें। The textile industry is the only industry which is self-reliant and complete in the value chain. बेटा ये ही पूछते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे ये वाली पूछते हैं ना कौन सी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चरलिस्ट की बेटा इनकम को बूस्ट देती है, वैसे इसको पूछते हैं नेम द इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। तो आप बोलोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी
इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 14% लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट भी ध्यान से पढ़ लो। तो पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में से 14% तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। इट एम्प्लॉयज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, उसके बाद अगर जिस इंडस्ट्री में करते हैं तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। 35 मिलियन पीपल पर्सन्स डायरेक्टली। Its share in the foreign exchange earnings is significant at about 24.6%. तो बेटा कितना सारा, टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 14% ये इंडस्ट्री देती है। दूसरे नंबर पे बेटा ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के बाद इसको वो देती है एम्प्लॉयमेंट। और बेटा 35 मिलियन डायरेक्टली लोगों को। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये भी 24.6% आता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी। हमारा जीडीपी कितना है उसका 4% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगेन। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जितने अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये 1-1 मार्क वाले हैं। इसकी मुझे चिंता नहीं है, तुम 2 बार इसको पढ़ोगे, तुम्हें ऑलरेडी माइंड में रजिस्टर हो जाए। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। वी विल ओनली रीड इट। और ये उस जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता था जब हमारे सिलेबस में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बेटा जूट वगैरह आती थी। अब तो मुझे नहीं लगता ये लोग ये पूछेंगे, पर इसको हम क्विक रीडिंग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पढ़ा था। देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। सबसे ज्यादा कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री अगर कहीं है तो महाराष्ट्र और गुजरात में है, क्यों? तो बेटा महाराष्ट्र और गुजरात, तुम इंडिया का मैप याद करो, दोनों कोस्टल स्टेट्स हैं, ऊपर गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है। तो बेटा ये जो महाराष्ट्र और गुजरात है, ये इस वजह से बेटा यहाँ पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि जो कपड़े बनते हैं वो बेटा कोस्टल टाउन्स में कॉटन यही लोग पहन लेते हैं, कंज्यूम भी हो जाता है। कोस्टल टाउन होने की वजह से यहाँ से ट्रांसपोर्ट बहुत इजी होता है, तो बेटा सी जो है उसके थ्रू ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं कपड़े। यहाँ का मौसम ऐसा है कि जो कपड़ा आप जो धागा बनाते हैं वो टूटता नहीं है बीच बीच में से, तो बहुत आसानी से बच जाता है। और बेटा यहाँ बढ़िया अच्छा खासा ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो इन्होंने बोला है महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों है, ऊपर गुजरात है नीचे महाराष्ट्र है, तो यही क्यों है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रीजंस देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन वाज अबंडेंट एंड चीप। अभी हमने पढ़ा ही हुआ है बेटा कौन से फैक्टर्स होते हैं फैक्ट्री लोकेशन के लिए। रॉ मटेरियल चीप मिलेगा, तो यहाँ पे इनको रॉ मटेरियल चीप और खूब सारा मिल जाता है कॉटन। मॉइस्ट क्लाइमेट इन दीज बेटा कोस्टल स्टेट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ का मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से यहाँ ये इंडस्ट्री है, जो मॉइस्ट बोलते हैं ना बेटा, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला। ह्यूमिड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर वीविंग द क्लॉथ एल्स द यार्न ब्रेक्स। तो बेटा वीविंग के लिए ह्यूमिड कंडीशंस ही चाहिए, अदरवाइज यार्न का मतलब वो लंबा सा थ्रेड जो है वो क्या होता है, टूट जाता है। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ पे। accessible facilities in port facilities in coastal town states। तो यहाँ पे बेटा खूब अच्छी तरीके से पोर्ट्स हैं, खूब आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एक्सपोर्ट के लिए। proximity to the market as cotton clothes are ideal to wear in these warm and humid states। proximity का मतलब होता है नियरनेस, पास में। चीप लेबर आर अवेलेबल, और यहाँ काम करने वाले मिल जाते हैं। तो बेटा बड़े जनरल से पॉइंट्स थे ये, बट आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू मार्केट के इंपॉर्टेंट मार्क करो और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, नो इट्स ओके, फाइन इनफ, जितना हो गया। अब बेटा इसके नीचे जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारे सिलेबस में ओमिटेड है, इसको हटा दो बिल्कुल, ये हम नहीं पढ़ रहे हैं। और बेटा अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो जो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 35, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप सोचो मैंने अभी जो तुम्हें पढ़ाया ये क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 12, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 35 तक के जितने क्वेश्चंस थे बीच में वो ओमिटेड है पोर्शन हमारा।
तो अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। और बेटा ये 36 वाला क्वेश्चन करके हम लोग बस उसके बाद वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास, और तुम्हारे पास सफिशिएंट हो गया कि तुम आराम से याद कर सको इससे पहले कि हम ट्यूसडे को मिले और आगे की क्लासेस करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं एल्युमिनियम और आगे आने वाले कुछ और भी इंडस्ट्रीज बेटा, जब हम इस चैप्टर के इमीडिएटली बाद में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज कराऊंगी तो तुम दोनों चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये सारे मिनरल हमारी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और वहां हम मिनरल्स पढ़ेंगे, तो आपको दोनों चीजें एकदम से क्लिक करेंगी। तो अब लिखा हुआ है बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 36, इसके आगे लिखो बेटा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। तो हमने एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स काम आएंगी। एक बार पढ़ेंगे, 2 चैप्टर्स में काम आएंगी। बेटा एल्यूमिनियम लाइट मेटल होता है, रेजिस्टेंस टू कोरिजन, कोरिजन का मतलब होता है बेटा वो घिसना, घिस जाना, तो घिसता नहीं है जल्दी से। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलेबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। तो मेलेबल का मतलब होता है बेटा शेप इसमें आराम से हम दे सकते हैं। यूजेस क्या है, एल्युमिनियम कहाँ कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स, मेकिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग पैकिंग मटेरियल, मेकिंग वायर्स, सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड। तो ये महंगे वाले जो बेटा मेटल्स हैं, इसकी जगह आप ये यूज करें, ठीक है। बाकी एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा, हाउ मेनी एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर इन इंडिया। बेटा स्मेल्टिंग का मतलब हो जाता है वो शेप देने वाला, तो वो कितने हमारे स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, शेप भी नहीं, इसको आप बोलोगे बेटा जैसे वो निकलता है ना प्योर करके उसको फॉर्म करते हैं जो, उसको बोलो। तो एल्युमिनियम को बनाने के प्योर करके बेटा यूज करने के कितने इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो वो इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, वो इन्होंने बोला है प्लांट्स होते हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स, जिसमें जो इम्प्योर में से प्योर आप बना रहे हो एल्यूमिनियम। तो ऐसे बेटा इन 2004 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं। ये 2004 नहीं, आज भी ये 8 ही स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं हमारे देश में। 600 मेट्रिक टन ये बनता है, और दे आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी सेम चीज है। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, और टोटल 8। अच्छा एक और बेटा, शायद ये छोटा सा मुझे क्वेश्चन दिख रहा है, वो और करा दूं तो एल्युमिनियम खत्म ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप देख रहे हो बेटा, मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 37 और 38 फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये इन्होंने इसी तरीके से हमसे पूछा हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया आपने कितने स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, और अब आप यूज कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क कर रहे हो इंपॉर्टेंट, डैश इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम इंडस्ट्री में अभी क्या बता रही थी, उसको प्योर फॉर्म में लाते हैं, तो कहाँ से बनता है बेटा, बॉक्साइट से। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स डैश कलर, तो कैसा कलर होता है, डार्क रेडिश, और बेटा नेचर कैसा होता है, बल्कि, बहुत सारा। तो बेटा बल्कि नेचर है और डार्क रेडिश है और बॉक्साइट से बनता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर एल्युमिनियम मेल्टिंग प्लांट, इसको पिघलाने के लिए किसकी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 39 को ना इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब तो छोड़ ही दो, बस यही 38 है बेटा, 36, 37, 38। अब ये सिर्फ रीड कर लो। 2 प्राइम फैक्टर्स चाहिए आपको, रेगुलर एंड चीप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एश्योर्ड सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एट अ मिनिमम कॉस्ट। ये 2 चीजें हैं बेटा दैट वी, ठीक है। अब आप याद करोगे, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, और हम बेटा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाए नेक्स्ट टर्म तक, ठीक है। सो वी विल मीट ऑन ट्यूसडे एंड वी विल ट्राई टू बेटा डू द मैप वर्क एज वेल, थोड़ा सा मैप वर्क और करेंगे, बता दूंगी मैं, फिर आप चाहोगे तो बुक में से कर लेना, चाहोगे तो हम वैसे